Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPA for 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which in this session, today's session, we'll be doing industrial relations, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट इसमें आएगा. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस सीरीज इंपॉर्टेंट? व्हेन वी लुक एट दिस सीरीज, as part of your preparation, if you look at the number of questions that are asked from this, especially labor laws and industrial relations in the UPSC PFO exam, be it APFC या फिर ई और एओ पोस्ट, दोनों के लिए, दोनों में भी क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स. ओके, सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज गॉट. एंड दूसरा, जब आप सही तरीके से आप पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक्स भी अच्छे से आप कवर कर लोगे, even then you'll be able to clear 10 plus questions very easily. So with this you can understand the kind of weightage, scoring potential that it has got. So good scoring potential, good weightage. सो ये आप लोग जब ये जो भी आपका एग्जाम प्रिपरेशन है, इन दैट यू कैन यूज दिस सीरीज, बिकॉज जो भी हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं एसोसिएटेड विद लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी आर डूइंग दैट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए एंड रिविजन भी हो जाए. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ 2025 वेरी सून, सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दिस सीरीज. So I hope you really will utilize these sessions and the series efficiently for your exam preparation. With this introduction, let me start today's session. So friends, here comes the first question. Which of the following statements best describes the concept of an accident? We are talking about industrial health and safety. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा एंड अवॉइड करना पड़ेगा, सो दैट जो भी वर्क फोर्स उसके जो भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसमें किस तरह का केयर लेना पड़ेगा, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो टर्म्स देखेंगे, एक तो एक्सीडेंट एंड दूसरा है रिस्क. मैं पहले रिस्क के बारे में बताती हूँ. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन हैजार्डस इवेंट and the severity of the injury or damage to the health of the people caused by this event. तो आगे कुछ होगा करके हम लोग थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हैं, अच्छा इसमें होने के चांसेस है. ठीक है. तो वो हो गया रिस्क, जिसमें कुछ हैजार्डस इवेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जो भी है रिस्क को हम लोग पहले ही एस्टिमेट करते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन वी लुक एट द एक्सीडेंट, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. ये दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन डैमेज टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंजरी टू लिविंग बीइंग्स कॉज्ड बाय प्रीसीडिंग सर्कमस्टेंसेस. कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है. सो एक प्रीसीडिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये अनएक्सपेक्टेड अकरेंस of something that results in damage to physical objects and sometimes to living beings as well. So here B is the correct answer. Now coming to the next question. According to W.H. Heinrich's domino theory, what is the sequence of accident factors that ultimately leads to an accident? See, there are various theories of accidents that have been developed to explain the causation of the accidents. ठीक है. उसमें से एक है WH हेनरिच का जो डोमिनो थियरी है. मतलब डोमिनो से आपने देखा होगा, लाइन से हम लोग रखते हैं कि एक आपने डिस्टर्ब किया, द एंटायर सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब. से ये भी वैसे है. तो इनका कहना है कि एक जगह पे हमने गलती की, दैट विल लीड टू द एक्सीडेंट थ्रू सीरीज ऑफ सम इवेंट्स. सो यहाँ पे ये इनके according to him, he says that 88% of all the accidents are caused by unsafe acts of people, 10% by unsafe actions and 2% by acts of God. Otherwise, जो you can say that 98% of the times जो accidents हो रहे हैं, that is by unsafe acts of the people and their actions. Only 2% बोल सकते बिल्कुल luck खराब है या फिर एक्ट ऑफ गॉड जैसे बोलते हैं वो है. सो दिस इज एज पर हिम. एंड इन्होंने एक 5 फैक्टर एक्सीडेंट सीक्वेंस का डेवलप किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक तो एंसेस्ट्री एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसके बाद दिस विल लीड टू वर्कर्स फॉल्ट, नाउ दिस विल लीड टू अनसेफ एक्ट, नाउ दिस विल लीड टू द एक्सीडेंट. लाइक एन एम्प्लॉय हु फेल्स टू वेयर ए सेफ्टी हेलमेट while working at heights
okay, which might risk तो है नीचे गिरने का, so that might lead to causing them to fall, resulting in severe injuries to that person. So सबसे पहले उनका बिल्कुल करना ही नहीं है, मतलब है ही नहीं. उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसे कोई कर नहीं रहा है, वर्कर का फॉल्ट है ये, ऑल दिस विल लीड टू वर्कर्स फॉल्ट. एंड अनसेफ एक्ट है जो कर रहा है वो, कि इतनी ऊंचाई पे कर रहा है, एट द सेम टाइम कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, डेफिनेटली दैट माइट लीड टू द एक्सीडेंट. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. वन सेकेंड, लेट मी सी. यस, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल कॉजेशन थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड बी क्लासिफाइड एज बिहेवियरल फैक्टर्स. सो पहले ये थियरी देख लेते, देन विल लुक इनटू द आंसर. See, now this particular theory, what it states that as per a single accident there may be many contributory factors. ऐसा नहीं कि एक रीजन की वजह से वो हुआ होगा, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जिसके बारे में हम लोग बोल रहे दैट विल लीड टू द एक्सीडेंट, ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में. एक तो है बिहेवियरल कैटेगरी, दूसरा है एनवायरमेंटल कैटेगरी. नाउ बिहेवियरल कैटेगरी में क्या है, दिस जनरली पर्टेन्स टू द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्कर या वर्क फोर्स विच इज इन डायरेक्टली इन दैट वर्क. ओके, लाइक एक इम्प्रॉपर एटीट्यूड है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, इनएडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, इन सब की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है, कॉज, ठीक है. दूसरा है एनवायरमेंटल. नाउ ये है इम्प्रॉपर गार्डिंग ऑफ देयर हजार्डस वर्क एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो. या फिर डिग्रेडेशन ऑफ द इक्विपमेंट थ्रू यूज, कंटिन्यूस यूज की वजह से वो डिग्रेड हो गया, उसमें बिल्कुल करेक्शन नहीं कर रहे हैं. एंड तीसरा है बिल्कुल अनसेफ प्रोसीजर्स, मतलब ना तो हेलमेट पहन रहे ना तो कुछ, एंड वी आर ट्राइंग टू डू द वर्क. Okay, so here we are talking about the behavioral factor. So improper guarding of the hazardous work elements है तो environmental हो गई. Degradation of equipment through use, ये भी environmental है. अनसेफ वर्किंग कंडीशंस ड्यू टू पुअर लाइटिंग, ये भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है. लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स ऑफ द वर्कर, ये आता है इसमें, मतलब बिहेवियरल वाले में, ठीक है. जैसे कि एटीट्यूड सही नहीं है, बिल्कुल सेफ प्रोसीजर्स कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनसेफ मेथड से कर रहे हैं, ऑल दैट वुड बी दिस बिहेवियरल फैक्टर. सी इज द करेक्ट आंसर हियर. Moving on to our next question. According to the pure chance theory, accidents occur. Reason क्या है उसका? Pure chance, simple, the name itself suggests, बिल्कुल ये लक के ऊपर है. मतलब जो हेनरिच ने बोला है, जो 2% चांसेस है जो एक्ट्स ऑफ गॉड, ये यहाँ पे 100% वो कर लेता है, ठीक है. मतलब इसमें कोई रैंडम, आई मीन कोई रीजन नहीं, विदाउट एनी डिसर्नेबल पैटर्न और प्रिवेंटेबल कॉज, कोई भी रीजन है, बस हो गया है. सो दिस थियरी सेज दैट. सो हियर इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the bias liability theory, once a worker is involved in an accident, इसमें क्या है ये theory, no, it is based on the view that a worker if involved in an accident, the chances of the same worker becoming involved in future accidents are either increased or decreased as compared to the rest of the workers. Either वो उस accident से सीख के आगे बहुत careful रहेगा, या फिर वही उसकी एटीट्यूड की वजह से वो करता रहेगा. सो दिस इज व्हाट दिस थियरी सेज. सो हियर द चांसेस ऑफ फ्यूचर एक्सीडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज कंपेयर टू अदर वर्कर्स, ये है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the energy transfer theory, for every change of energy that leads to injury or damage, there are 3 essential components. वो क्या है? Now this energy theory, energy transfer theory as such, actually ये बोलता है कि those who accept this, the energy transfer theory, they say that a worker incurs injury or the equipment suffers damage through a change of energy. कुछ तो वहाँ पे change energy हो रहा है, मतलब कुछ तो वहाँ चेंज हो रहा है ना, कुछ इवेंट या कुछ तो हो रहा है. एंड दैट ऑफ एवरी चेंज ऑफ एनर्जी देयर इज अ सोर्स, क्योंकि उस एनर्जी चेंज जो हो रहा है उसका कुछ रीजन है, कुछ कोई तो है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी द सर्कमस्टेंस, जो भी है,
तो वो एक सोर्स है एंड एक पाथ है, मतलब जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कुछ गलती किया है वहां पे, मतलब वो पाथ हो गया, एंड रिसीवर जो वहां पे जो इवेंट वहां पे हो रहा है, ठीक है, जो एक्सीडेंट है. सो दिस हैज अ सोर्स, अ पाथ एंड अ रिसीवर. 3. सो हियर एनर्जी ट्रांसफर थियरी में ये 3 मेन कंपोनेंट्स इट सेज कि एनर्जी ट्रांसफर होता है from a source through a path to the receiver. So here D is the correct answer. So here comes the next question. According to the symptoms versus causes theory, unsafe acts and unsafe conditions are. Okay. See, when we look at this theory, ये theory ये बोलता है कि rather than the symptom, we have to look at the cause. सो जनरली ये जो अनसेफ एक्ट्स है, अनसेफ कंडीशंस है, ये सिर्फ एक सिम्टम्स है, नॉट द रूट कॉज. फॉर एग्जांपल, एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है एंड जब बाद में उसको देखा था कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, दे फाउंड आउट दैट देयर वाज मॉल फंक्शनिंग ऑफ द मशीनरी. ठीक है, ये हो गया हमारा सिम्टम. ठीक है, लेकिन वो क्यों हुआ, मॉल फंक्शनिंग क्यों हुआ? क्योंकि उसका सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुआ था, सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुआ था, एंड दिस इज द रूट कॉज. ठीक है, so we have to focus on this root cause to avoid the accidents rather than looking at the symptoms which are just unsafe acts and unsafe conditions. ठीक है, this is what this theory says. So यहाँ पे this the unsafe acts and unsafe conditions are nothing but the consequences. Okay, proximate causes, proximate causes, but not the root cause of the accident. So here B is the correct answer. Which theory emphasizes the importance of identifying the underlying root cause of an accident rather than just focusing on the immediate symptoms? जो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले ही, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पूछा है. तो जनरली जो हम लोग देखते हैं, rather than that, this is what symptoms से ज्यादा हमें root cause पे फोकस करना चाहिए, and that is what this is, symptoms versus causes. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. According to the concept of human factors in accident causation, which of the following is a direct consequence of work overload? Now, when we look at the factors that give rise to accident, there are two major factors. एक तो human factors हो गए, एक तो mechanical factors हो गए. ठीक है, human factors में भी फिर दो तरह के और है, human factors associated with the workers, human factors associated with the management. Now, when we look at the human factors associated with the workers, जनरली ये होता है उनके पर्सनैलिटी वेरिएबल्स की वजह से, मतलब वो उनकी पर्सनैलिटी क्या है. अगर वो सही से एटीट्यूड ही उनका सही से नहीं, तो डेफिनेटली दैट सम पीपल आर मोर लाइकली टू हैव एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस उनका उसी तरह से है. दूसरा है बिल्कुल एटीट्यूड, लेजीनेस, क्लमजीनेस, उसकी वजह से जो उनका एटीट्यूड उनका वो है. तीसरा है हैबिट्स, उनके खुद के हैबिट्स किस तरह से हैं. एंड फोर्थ है स्ट्रेस. नाउ there is a direct work overload that is supposed to be the prime cause of industrial stress, and that falls under this human factor. So यहाँ पे अगर direct consequences of the workload देखा जाए तो that is consequence of industrial stress, जिसकी वजह से workload overload हो रहा है, and that also is one of the reasons for the causing of any accident. So here B is the correct answer. So friends, इससे पहले भी हमने देखा था कि जो causation of the factors associated with the causing of accidents, उसमें देखा था हमने कि human factors भी है, mechanical factors है. उसमें human factors में factors associated with workers and factors associated with management, दोनों तरह से. Now here we look into the management related human factors. Which of the following management related human factors involves a failure to ensure that workers are properly monitored and comply with safety rules and protocols? Now when we look at the managerial related human factors, सबसे है inadequate training, जो बिल्कुल ट्रेनिंग सही से नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, तो ये इसमें नहीं आता है. एंड दूसरा आता है लैक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी नॉर्म्स, जो बिल्कुल सेफ्टी नॉर्म्स जो है लेजीनेस की वजह से वो बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी नहीं है. तीसरा और फ्लॉस इन जॉब डिजाइन,
ओके वही है जो सेफ्टी नॉर्म्स ये सब जो आते हैं ये सब इसी में आते हैं। एंड अनसाउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, बिल्कुल वो देखते नहीं कि कैंडिडेट एक्चुअली ये कर पाएगा कि नहीं, बस सस्ते में आ रहा है तो ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कम में आ रहा है तो इसको ले लो। सो अनसाउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज। एंड लास्ट ये पुअर सुपरविजन, मतलब बिल्कुल है कुछ सब पॉलिसी सब कुछ है लेकिन बिल्कुल वो मॉनिटरिंग ही नहीं है वहां पे, ना तो मॉनिटरिंग है प्रॉपरली, ना तो जो भी सेफ्टी रूल्स प्रोटोकॉल्स जो भी उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली that might lead to the accident. So here it is poor supervision, that is because of which this can happen. So D is the correct answer. Which of the following management related human factors involves ensuring that jobs are designed to optimize the human well-being and overall system performance? दोनों का चाहिए, okay, human well-being भी चाहिए and overall system performance, taking into account the interactions among humans and other elements of a system in which the person is working. So here ये तब होता है, मतलब ये दिस फैक्टर तब होता है जब देर इज सम फ्लॉज इन जॉब डिजाइन कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एर्गोनॉमिक। सो हियर B is the correct answer. We are not talking about inadequate training. We are not talking about unsound recruitment policies. We are not talking about poor supervision. But we are talking about the design. The jobs are designed to optimize human well-being and overall system performance. जो नहीं कर पा रहे हैं, that is flaws in job design. So उसकी वजह से भी accidents होने के chances हो सकते हैं. So here B is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following is an example of a mechanical factor contributing to accidents? तो यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन एरर ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, ये तो ह्यूमन एरर ह्यूमन फैक्टर है। पुअर सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट, ह्यूमन फैक्टर बाय द मैनेजमेंट। लैक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, अगेन ह्यूमन फैक्टर अंडर द मैनेजमेंट। मतलब जो मैकेनिकल फैक्टर मतलब जिस मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, जिस environment में काम कर रहे हैं, that would fall under this. So here failure of machines and the control systems, that is the best example of the mechanical factor contributing to accident. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. According to the International Labour Organization, which of the following types of diseases are recognized as arising out of exposure to substances or dangerous conditions in processes, trades or occupations? So here एक term देख लेते हैं सबसे पहले, occupational safety and hazards. Now this can be defined as the risk to the health or life of the employee who is associated with the work because of the inherent nature of the work that he is doing and the nature of the work environment in which he is doing. तो risk तो है, ठीक है। Now because ना हमने बिल्कुल precautions नहीं लिया, still the person is working in the same kind of environment, condition, etc. In such cases that might lead to diseases which can be called as the occupational diseases. So यहाँ पे B is the correct answer. So कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि दैट पर्सन कहाँ पे जिस तरह से टेक्सटाइल्स इसमें काम कर रहे हैं तो उसमें न्यूमोनिया होने के चांसेस है। जैसे कि दे आर वर्किंग इन दैट वूल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो बहुत पतला सा वो जो डस्ट उड़ता है ना जब वूल को वो सब क्लीन करते हैं, when we inhale it all gets settled in the lungs, especially the alveoli, so बहुत heavy हो जाते हैं, that leads to बॉडी को बिल्कुल ऑक्सीजन कम मिलता है, तो न्यूमोनो मीन लंग रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कोल या स्टोन क्रशर्स में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस टाइप के डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। उस तरह से हैजार्डस कंडीशंस होते, बट अगेन proper precautions and proper care needs to be taken so that all these can be avoided. So here B is the correct answer. So friends, before winding up the session, I would like to bring to your kind notice that EduTap is offering currently 3 types of courses for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO. इसमें क्या है, एक तो है मास्टर कोर्स जिसमें आपको ये उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मुझे 1 पॉइंट सोर्स चाहिए सारे कंटेंट के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए,
सो दैट बेस्ट। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग। अलॉन्ग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर आपसे एक स्ट्रैटेजी सेशन भी करेंगे, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इतना कंटेंट दिया है तो उसको किस तरह से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है आपका टेस्ट सीरीज प्लस। नाउ इसमें उन बच्चों के लिए जो एक आधे सब्जेक्ट्स खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनका डिग्री में था या कहीं पे था या इजी था, बट अदर सब्जेक्ट्स दे वांट टू हैव सम गाइडेंस, तो यहाँ से वो ले सकते हैं। उसी के साथ साथ पूरे एमसीक्यूज आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तीसरा है बिल्कुल टेस्ट सीरीज से, जो बच्चा ऑलरेडी बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ लिया है या फिर एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है और फिर रिपीट कर रहा है, लेकिन उसको अच्छे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए फॉर प्रैक्टिस, ओके। एंड जो बिल्कुल पहली बार दे रहा है उनको एक फील चाहिए एग्जाम का, मॉक टेस्ट चाहिए, सो उनके लिए ही है ये। So you can go through these courses details everything, and description box में सब कुछ available है, and if you have any queries also you can reach out to the team and get your doubts clarified so that आपको जो course suitable करता है that you can go ahead with the purchase. So here it is, and thank you very much for being so patient till here, and I really hope that you have liked this session. See you all very soon with the next part. Thank you very much once again and all the best.